नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास में उस विभूति के बारे में पढ़ेंगे जिसने हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमें हमारे देश को आज़ाद करवाने में ही नहीं बल्कि हमें मानसिक आज़ादी से भी लगभग मुक्त करने की कोशिश की। जिसके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा हुआ है कि आने वाली पीढ़ी इस बात का यकीन ही नहीं कर पाएगी कि कोई हाड़ मांस का बना हुआ इंसान धरती पर रहता था। इसे लोग महात्मा गांधी कहते थे। आइए हम चर्चा करते हैं हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी ये इनका पूरा नाम है। वैसे इनका नाम सिर्फ मोहनदास है, लेकिन पश्चिमी भारत में एक परिपाटी चलती है कि लोग अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ते हैं या स्त्रियां अपने पति का नाम भी जोड़ती हैं अपने नाम के साथ। तो मोहनदास इनका मूल नाम है और करमचंद इनके पिता का नाम है और गांधी इनकी टाइटिल है। गांधी एक वैश्य परिवार से ताल्लुक रखते थे और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो उन व्यापारियों को गांधी कहा जाता था जो इत्र का या परफ्यूम का व्यापार करते थे। या जैसे मान लीजिए कि ये पंसारी, अपने यहां जो पंसारी होते हैं, पंसारी को वहां पे गांधी कहा जाता था। पंसारी, ये गांधी टाइटल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन या ये कहें देश को स्वतंत्र करवाने के लिए आंदोलन की सुबुगाहट चलती रहती थी। कहीं पे क्रांतिकारी घटनाएं, ज्यादातर ये होता था कि लोग उदारवादी के रूप में थोड़ी थोड़ी घटनाएं कर रहे थे। और गुजरात में काठियावाड़ में एक पोरबंदर छोटी सी एक रियासत थी, वहीं पे इनके पिता मिस्टर करमचंद दीवान हुआ करते थे और इनके पिता करमचंद गांधी माता इनकी पुतली बाई थी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पोरबंदर में। काठियावाड़ रियासत का एक पोरबंदर भी एक जगह था जहां पे इनके पिता दीवान हुआ करते थे। और पोरबंदर एक तटीय जगह है। आप अगर गुजरात की मैप को देखेंगे तो तटीय क्षेत्र पड़ता है पोरबंदर। इनकी माता जी का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है। जैसे आप एक महान विभूति के बारे में सुने होंगे, शिवाजी, उनकी माता जीजाबाई। शिवाजी के संपूर्ण जीवन पर, कार्यप्रणाली पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का रहा। उसी तरह से महात्मा गांधी या मोहनदास के ऊपर भी पुतली बाई, उनकी माता जी का सबसे अधिक प्रभाव रहा उनके जीवन पे। माता जी इनकी पूर्णतः वैष्णव थी और बहुत ही पवित्र महिला थी जो व्रत, त्योहार, पूजा पाठ में अधिक रुचि रखती थी। इनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। इन्हें बचपन में एक निक नेम दिए थे। लोगों को घरों पे उनके निक नेम से बुलाया करते थे। इनको मोनिया कहते थे। मोरिया, मोनिया या मोरिया ऐसे समथिंग कुछ है, मोरिया या मोनिया। मोहनदास अपने माता पिता की चौथी संतान थे और जब ये 13 वर्ष की अवस्था को पूरी करते हैं तभी इनकी शादी कर दी जाती है। और जो इनकी पत्नी रही कस्तूरबा, उनकी उम्र उनसे 1 साल ज्यादा थी कहते हैं। लेकिन सेम उम्र, कुछ लोग कहते हैं कि सेम उम्र के, समान उम्र के थे, और लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि उनसे वो बड़ी थी साल भर। कस्तूरबा गांधी 14 की थी और ये 13 वही क्रॉस किए थे। और ये बाल विवाह था जो उसमें प्रचलन में हुआ करता था, लगभग बाल विवाह प्रचलन में था उस समय। ये बाल विवाह इनकी किया गया था। और कस्तूरबा, इनके 4 पुत्र थे, 4 संतानें थी और चारों पुत्र ही थे। हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके
इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो राजकोट रियासत में ही रही। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इनके परिवार के लोग ये चाहते थे कि ये बैरिस्टरी की पढ़ाई करें। उसे कहा जाता है कि महात्मा गांधी एक बेहद ही औसत दर्जे के विद्यार्थी थे। हाँ, उनकी अंग्रेजी पढ़ने में रुचि रहा करती थी, धर्म कर्म के बारे में भी इनकी रुचि रहती थी, माता से प्रभावित थे इसलिए। गणित बेहद कमजोर हुआ करता था, भूगोल भी इनको नहीं आती थी। लेकिन अब घर वालों के प्रेशर से कि इनको विधि की पढ़ाई करनी है, कानून की पढ़ाई करनी है, ये बड़े टेंशन में रहते थे। और उसके बाद भी इनके घर के लोगों ने इन्हें 1888 ईस्वी में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में विधि की पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। कहा जाता है कि जब इन लंदन को जा रहे थे तो इनकी माता जी ने इनसे कुछ वचन लिए थे, और उसमें एक था कि लंदन के लोग सुनते हैं मांस मदिरा बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो तुम्हें इन दोनों का सेवन नहीं करना है। वहां पे जाते हैं और अक्षरशः पालन करते हैं। इनकी जो मकान मालकिन रही वो कोशिश करती हैं कि इन्हें खिलाया जाए, मांस खाएं, ये पत्ता गोभी का आमंत्रण दिया जाता है, लेकिन ये इनकार कर देते हैं। इन्हें वहां पे खाने पीने से बड़ी समस्याएं होती थी, ढूंढा करते थे कहीं तो शाकाहारी भोजन मिले। इन्हीं सब वहां से फंसे हुए ये वहां पे एक शाकाहारी क्लब हुआ करता था जिसकी ये सदस्यता ग्रहण करते हैं। शाकाहारी क्लब की सदस्यता ग्रहण करते हैं। और ये अक्सर यहां पे जाया करते हैं इन सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए शाकाहारी होने से क्या लाभ है। और इन्हीं सबके दौरान थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ सदस्यों से इनकी मुलाकात होती है। आप जब आगे पढ़ेंगे, जब आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में विधिवत बताया जाएगा, और जिसकी स्थापना कहाँ हुई, क्यों हुई, क्या कारण था अमेरिका में होने का, क्या कारण था भारत में होने का। उनके कुछ सदस्यों से मुलाकात ये करते हैं, और वहीं पर इनको किसी एक मित्र के द्वारा प्रेरणा मिलती है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा जाए। उसको ये पढ़ते हैं, और आप देखते होंगे उनकी तस्वीरों में अक्सर उनके हाथ में श्रीमद् भगवत गीता रहा करता है। बड़ा प्रभावित होते हैं उनसे। और इनके जीवन में श्रवण कुमार की कहानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इन दोनों कहानी के पात्रों से ये बेहद प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये माता पिता के भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त, माता पिता की सेवा करने वाले, और ये सत्य की राह पे चलने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आगे चल के आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के दो हथियार बनते हैं, सत्य और अहिंसा। और जब इनके आंदोलन शुरू होते हैं तो उसको ये सत्याग्रह कहते हैं, सत्य के लिए आग्रह करना, अनुरोध करना, उसके लिए आंदोलन करना। इन दोनों लोगों का प्रभाव इन पर पड़ता है और भगवत गीता का प्रभाव पड़ता है। जब ये अपनी विधि की पढ़ाई पूरा करके भारत में आते हैं तो अपनी ये वकालत चलाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, कुछ सोर्स भी लगाते हैं, इसको आम बोलचाल की भाषा में जुगाड़, फिर भी ये चला नहीं पाते। और फिर क्या करते हैं कि राजकोट न्यायालय में ये मुकदमों की लोग जो मुकदमा के लेकर के आते तो उसकी अर्जियां लिखने का ही काम करने लगे। उसी दौरान एक गुजराती व्यापारी जो शिपिंग का व्यापार करते थे, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जो एक गुजराती व्यापारी थे, और इनका एक मुकदमा था दक्षिण अफ्रीका में, जिसको लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला इनको हायर करते हैं, कहते हैं कि आप मेरे मुकदमा को लड़े, और ये सहर्ष स्वीकार भी कर लेते हैं और चल देते हैं ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ। 1893 की ये घटना है, और मई 1893 को ये दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं और अपने मुकदमे के संदर्भ में कार्यवाही शुरू करते हैं। वहां जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ परतंत्रता थी, उसी तरह से उनके यहाँ भी परतंत्रता थी। तो वहां पे नस्ल भेद और रंग भेद ये बड़े व्यापक पैमाने पे था, या यूं कहें कि गोरों को छोड़ करके जितने भी लोग वहां पे थे सबके साथ वहां भेदभाव हो रहा था। फिर भी गांधी जी उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय अपने काम पे लगे रहे, लेकिन मुकदमे के ही संदर्भ में इनको प्रिटोरियो जाना होता है। वहां पे एक जगह था प्रिटोरिया, ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और 7 जून 1894 का वो दिन, जिस दिन इनके साथ एक अमानवीय कृत्य होता है। ये ट्रेन में जा रहे होते हैं, उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होता है, लेकिन वहां गोरों ने अपने नस्लीय और
शासक वर्ग के अहंकार के प्रति ग्रसित होकर के इनको ट्रेन से धक्के देकर के उतार दिया जाता है। कहा जाता है कि ये इनको जबरदस्ती थर्ड डिब्बे में भेजने के लिए कहा, थर्ड स्तर के जो तृतीय श्रेणी का डिब्बा था उसमें जाने के लिए कहा जाता है। ये नहीं जाते, इनको धक्के देके उतारा जाता है। कहा जाता है कि ये नीचे जहां पे यात्री चढ़ते हैं उस पावदान पे बैठे हुए थे और एक गोरा आ रहा था, इनको वहां से उतार के नीचे फेंक दिया जाता है। ये घटना इनको बड़ी आहत करती है। फिर उसी समय ये रंग भेद और नस्ल भेद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। गांधी जी की एक खासियत थी, कोई चीज अगर इनको बुरी लग गई तो ठान लेते तो करके छोड़ते थे। इनकी बचपन की आदत थी, बताते हैं लोग, कि जब इनको कोई चीज खराब लग जाती थी, नाराज हो जाते थे, तो ये तुरंत खाना पीना छोड़ करके उपवास करने शुरू कर देते थे। इनको मनाना पड़ता था, इनकी बातों को मानना पड़ता था। और वो बचपन की आदत बड़े होने पर धीरे धीरे इनके अस्त्र के रूप में इस्तेमाल ये करने लगते हैं। और देखने में बड़े साधारण से शरीर स्वस्थ वाले आदमी थे, लेकिन क्या अस्त्र प्राप्त करते हैं बाद में कि उन्हें कोई महात्मा कह रहा है तो कोई महान कह रहा है। इस शब्द को अर्जित करने में पूरा जीवन लगा देते, फिर भी मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग, ये सारे लोगों को कोशिश रहती है कि हमारे सामने ये नाम जुड़ जाए, और ये तो हर किसी के सामने लोग चिपका देते हैं। आजकल तो हो गया है, इनको मिलना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए हम बात करते फिर दक्षिण अफ्रीका पे। और फिर वो दक्षिण अफ्रीका में 1894 में एक कांग्रेस कमेटी की स्थापना करते हैं, जिसको ये नटाल इंडियन कांग्रेस का नाम देते हैं। और उसके माध्यम से ये आंदोलन शुरू करते हैं, चलाते रहते हैं। फिर 1904 में ये फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना करते हैं, वहां पे इंडियन ओपिनियन वगैरह निकालते हैं। ये सारी चीजें जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का ये सहयोग भी करते हैं, जिससे कि उन्हें लगे अंग्रेजों को कि हम उनके दुश्मन नहीं है, बस हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को मान लिया जाए। अंतोगत्वा ये अपने उद्देश्य में पूर्णतः कामयाब होते हैं। और 21 वर्ष के अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बाद ये 1915 में भारत आते हैं। आप लोग देखते होंगे कि 9 जनवरी 1915 में भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के याद में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं तो तुरंत किसी राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक आंदोलन से नहीं जुड़ते हैं। वो 2-3 सालों तक अपने आप को एक जगह पर रख करके सारी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं कि क्या चल रहा है। और वो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, इनके पद चिन्हों पे चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये उग्रता और विनम्रता का एक ऐसा मिश्रण थे, जिसका जवाब इनके विरोधियों के पास नहीं रहता था। इनका जो पहला आंदोलन है वो 1917 में, वहां पे बिहार एक चंपारण जगह है जहां पे जाते किसानों के समर्थन में, वहां पे नील की खेती करते थे किसान, और एक 3 कठिया प्रथा वहां चला करती थी। मतलब कि अपने जमीन पर नील की खेती करना वहां पे अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने, और एक अग्रिम अनुबंध करवा लिया करते थे। वहां पे किसान थे राजकुमार शुक्ला, जिनके निवेदन पर महात्मा गांधी वहां जाते हैं। और गांधी जी के जाने की सूचना मिलने पर ही अंग्रेज व्यथित होने लगते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं कि न जाने पाए। बहुत सारे लोग उनको समझाते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं और किसानों के आंदोलन में भाग लेते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में कामयाब हो जाते हैं। जब ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कामयाब हो जाते हैं, तो इनकी इस कामयाबी से खुश होकर के महान कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में जानते होंगे कि भारत के ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर, वो इनको महात्मा की उपाधि देते हैं। महात्मा की उपाधि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आप यही याद रखिएगा कि इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ था, क्योंकि कुछ स्रोतों के माध्यम से पता चलता है कि एक जीवग्राम थे 1915 में इनको दिए थे। कुछ लोग महात्मा की उपाधि देने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद को मानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, लेकिन एथेंटिक यही है कि महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था।
ये भारत में आने के बाद, क्योंकि उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ये चंपारण के पहले की घटना है, तो यहाँ के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन्हें लगा था जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में हम सहयोग भी करें और विरोध भी करें, उस आधार से हमने जो सफलता अर्जित की थी वो भारत में कामयाबी दिलाएगी। इसी तरह कुछ लोग इनके इस कृत्यों से नाराज होकर के इनको सेना में भर्ती करने वाले की उपाधि से आलोचना करते हैं, और उनके इस कृत्य से खुश होकर के अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। इसी उपाधि को ये असहयोग आंदोलन के दौरान ये तिलांजलि देते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर ये 18 में खेड़ा में जाते हैं, वहां पे किसानों के लिए आंदोलन करते हैं, वहां पर कामयाबी मिलती है। फिर उसके बाद ये मिल मजदूरों के लिए जाते हैं, जहाँ पे बोनस के लिए चल रहा था समस्या, उनके साथ जाकर के उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इनका जो व्यापक स्तर के आंदोलन था, बहुत व्यापक स्तर का, वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो एक ऑटोनॉमस, यहाँ पे तुर्की में जो खिलाफत हुआ करता था, उस साम्राज्य को ये खत्म कर देते हैं अंग्रेजों के द्वारा या मित्र राष्ट्रों के द्वारा, और उसके लिए खिलाफत आंदोलन यहाँ पे चलाया जाता भारतीय मुसलमानों के द्वारा। खिलाफत आंदोलन, इस आंदोलन का भी गांधी जी समर्थन करते हैं, और उन्हें लगता है कि इस आंदोलन का अगर हम साथ देंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये सबसे उचित अवसर है। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो 1909 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो हमारे भारत देश में सांप्रदायिक आधार पर विष का दान हो देते हैं। जब हम संवैधानिक विकास के बारे में आगे पढ़ेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हमारी ये कोशिश है कि आपको महात्मा गांधी के एक संक्षिप्त परिचय से अवगत कराया जाए, छोटे स्तर पर। महात्मा गांधी के द्वारा मुख्यतः 5 आंदोलन भी चलाए गए थे, और जिसमें सबसे आखिरी आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की चर्चा हम लोग भी कर रहे थे। ये 1 अगस्त से शुरू किया जाता है, 1 अगस्त से, और ये आंदोलन शुरू ही हो रहा था कि हमारे पंडित बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। असहयोग आंदोलन का मतलब यह था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे तहसील हो, चाहे कहीं पर भी हो। इनका एक ही उद्देश्य था कि हर लोग सरकार का असहयोग करें, उनके किसी भी काम में उनका सहयोग ना करें। और इसी समय गांधी जी ने एक नारा भी दिया था कि हम 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग इस स्वराज को आजादी से जोड़ करके देख लेते हैं, आजादी नहीं, स्वराज का नारा उन्होंने दिया हुआ था। 1 वर्ष में स्वराज की। और असहयोग आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब चौरी चौरा कांड हो जाता है, चौरी चौरा कांड, तो ये 5 फरवरी को होता है, और ये 12 को अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। बड़ी आलोचना होती है, जिसमें आलोचना करने वाले जो उसमें के युवा युग हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे सक्रिय रूप में विरोध करने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो ये भी कहा हुआ था कि कहीं का कोई गलती कर जाए, कन्याकुमारी गलती किया तो यहाँ का लोग कहें उसकी सजा पाने। इस तरह से फिर इसको ये समाप्त करते हैं, और फिर पूरी तरह से राजनीतिक जीवन से हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। गांधी जी की एक बड़ी विशेषता थी, 10 कदम आगे चलते थे तो 1 आध कदम पीछे हट करके शांत हो जाते थे। उनके विरोधियों को लगता था कि ये भी साइलेंट है, अभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि समंदर की लहरें अगर पीछे जा रही हैं तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब वो आती हैं तो दूने वेग से आती हैं। उसी दौरान कांग्रेस में स्वराज पार्टी की स्थापना, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर गांधी जी का अगला आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी दौरान दांडी मार्च होता है, नमक सत्याग्रह होता है, धरसाना का कांड होता है, और पूना पैक्ट होता है, वो दलितों के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ। इसके बाद इनका जो आखिरी आंदोलन होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 की घटना है। कहा जाता है कि ये आंदोलन, क्योंकि जिस समय ये आंदोलन 9 तारीख को माना गया था, 9 अगस्त को शुरू किया जाएगा, और 8 तारीख को ही अंग्रेजों ने सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। और जनता किसी नेता के साथ नहीं थी, वह स्वतः स्फूर्त होकर के स्वतः खुद को संचालित कर रही थी, वो आंदोलन कर रही थी, और इस हिसाब से कहीं कहीं वो हिंसक होते थे। एक जगह जानकारी प्राप्त होती है कि
जब जनता हर जगह आगजनी कर रही थी, लूटपाट कर रही थी, हिंसा कर रही थी, तो गांधी जी को इस हिंसा का विरोध करने के लिए कहा जाता है गवर्नर के द्वारा। वो अपने अधिकारी को भेजते हैं कि गांधी जी से कहें कि आप तो कहते हैं कि आपका आंदोलन अहिंसक नहीं, अहिंसक रहता है, तो यहाँ पे तो जनता हिंसा का सहारा ले रही है, आप इसकी आलोचना करें। गांधी जी उस समय ये भी सुनने में आता है कि उन्होंने कहा हुआ था कि अहिंसा मेरी नीति है, सिद्धांत नहीं, जिसे बदला नहीं जा सकता है, और अगर जनता हिंसा पे उतारू है तो इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य जिम्मेदार है। और बार बार कहने के कारण गांधी जी उपवास पे बैठ जाते हैं, अमर अनशन पे बैठ जाते हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। गांधी जी के बारे में जब चर्चिल को पता चलता है तो वो अहंकार से कहता है कि जब हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं तो बुढ़े से कैसे हार सकते हैं। अगर वो मर जाए उपवास के दौरान तो ले जाकर के उसे जला देना लाहौर में शांति से। गांधी जी ने बड़ी चतुराई से अपना अमर अनशन तोड़ दिया और अंग्रेज अपने मंसूबे में नाकाम रहे। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं। और विभिन्न घटनाक्रमों के होते हुए देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, और लेकिन उसके ही एक दिन पहले ही 14 अगस्त को हमारा देश बट भी गया होता है। कहा जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत देश में खुशियां मनाई जा रही थी। महात्मा गांधी उस समय नोआखाली के सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए अकेले ही गए थे। उसी दौरान वन मैन बाउंड्री की उपाधि दी जाती है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और इस आज़ादी की खुशी को मनाने के बजाय वो 24 घंटे का उपवास भी रखे थे। उन्हें बेहद तकलीफ था कि हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन 2 टुकड़ों में टूट गया था। विभिन्न घटनाक्रम को देखते हुए नाथूराम गोडसे के द्वारा जो एक मराठी था, 30 जनवरी 1948 को 1948 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि वो सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ था और दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ से हिंदुओं को मारा जा रहा था, इधर की तरफ से मुसलमानों को मारा जा रहा था। तो गांधी जी पाकिस्तान में तो थे नहीं, वो हिंदुस्तान में थे। तो जो यहाँ पे प्रताड़ित हो रहा था उसी की रक्षा के लिए गए थे। गांधी जी हिंदुओं से मुसलमानों को बचाने के लिए जहाँ पे दंगे हो रहे थे वो जाते थे, और कुछ कुछ जगहों पे गांधी जी पाकिस्तान का पक्ष भी ले रहे थे, क्योंकि बंटवारे के समय बहुत सारी उसके पास आर्थिक परेशानियां रही होंगी, जो भी। सिर्फ इसी आधार पर ये नाराज हो जाते हैं और ये महोदय गांधी जी की हत्या कर देते हैं। गांधी जी को कुछ विशेष नामों से संबोधित किया जाता है। आप लोगों का दिमाग यहां पे आता होगा कि इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इनको बापू कहा जाता है, इनको महात्मा कहा जाता है। राष्ट्रपिता सबसे पहले इनको हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1944 में, जब वो सिंगापुर से आजादी हिंद फौज के लिए रेडियो पर बोल रहे थे, तो वहीं से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, हम देश की आज़ादी के लिए युद्धरत होने जा रहे हैं और हम आज़ाद हिंद फौज और देश की आज़ाद हिंद फौज के लिए आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बापू गुजराती भाषा में पिता के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि साबरमती आश्रम के जो इनके शिष्य थे, जो इनके चाहने वाले थे, इन्हें प्यार से बापू कहते थे। इन्हें महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इसकी चर्चा हम लोग किए। इस तरह से इस महान विभूति, जिनका मुख्य हथियार सत्य था और अहिंसा था, इन के सहारे ये देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन 2 शब्दों को लेकर के आजकल बहुत सारी चीजें इनके ऊपर कटाक्ष की जाती हैं कि अहिंसा के माध्यम से देश की आजादी कहाँ होती है। सत्य है कि मुख्य रूप में तो ये रहता है कि इनका तो हथियार यही था, और देश में जितने भी क्रांतिकारी थे और सारे जो नेता थे, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जब इनके बारे में आप जानने के लिए इकट्ठा करेंगे तो ये निश्चित इन दोनों पर जोर देना ही होगा। और आज भी ये आवश्यकता पड़ती है कि हिंसा के बजाय अगर इसका सहारा लिया जाए तो शायद शांति जल्दी स्थापित हो जाएगी, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ को समझना जरूरी होता है। आज 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आपको पता होगा कि भारत में 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं, उसमें एक गणतंत्र दिवस है, एक स्वतंत्रता दिवस है, दूसरा गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर को ही अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये गांधी जी के बारे में इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या हो सकती है।
माना जाता है कि 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया था, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन एक बार भी ये उसे जीते नहीं। और 1948 में जब इनकी हत्या की गई थी तो भी ये नोबेल पुरस्कार के लिए नामित थे। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्हें अमेरिका ने 1930 में ही, वहां पे एक मैगजीन पर आती है टाइम्स, आप सुनते होंगे जब किसी का नाम वहां पे आ जाता है फ्रंट पेज पे, पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाता है। महात्मा गांधी को 1930 में ही टाइम मैगजीन ने फर्स्ट पेज पर जगह दिया था और उन्हें मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये रहा महात्मा गांधी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। इस चर्चा का एकमात्र उद्देश्य था कि आप महात्मा गांधी के बारे में एक छोटी सी जानकारी, संक्षिप्त सी जानकारी रखें। जब इन फ्यूचर क्लास चले महात्मा गांधी के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में, तो आपको इनको समझने में आसानी हो। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। और अगर ये जानकारी, ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो आप लाइव पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा जब कोई क्लास ली जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।